गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीलो क्लासेस में। आज मैं आपको बीएनएस का एक टॉपिक है, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। देखो, ये जो पॉइंट है हमारा, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, इसमें कुछ डिफरेंसेस भी बनते हैं। पूरा एक मेंस का टॉपिक है, तो मैं आपको इसमें बेरेक्ट हमारा क्या कहते हैं, प्लस हमारा कंसेप्ट क्या है, प्लस इसमें डिफरेंसेस क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके अलावा आप एमडीलो क्लासेस के जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस पे सभी स्टेट की जुडिशरी की क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अवेलेबल है। प्लस एक YouTube पे हमारी 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है, जिसमें आपको बीएनएस के 1000+ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें हमारे 15 टॉपिक्स 15 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। मेंस की आंसर राइटिंग की 2 से 3 क्लास अपलोड हो चुकी है। तो फटाफट 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और बीएनएस के एमसीक्यूज प्लस आंसर राइटिंग का फायदा उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, सेक्शन 228 सेक्शन 228 हमें कहता है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। उससे पहले हमें एक पॉइंट ये पढ़ना पड़ेगा कि मिथ्या साक्ष्य देना क्या होता है, फॉल्स एविडेंस देना। देखो, सिंपल सी बात है कि फॉल्स एविडेंस देना, अगर आप कोई झूठी बात घर में कह रहे हो तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर आप वही झूठी बात, वही झूठे एविडेंस कोर्ट में दे रहे हो, जुडिशियल प्रोसीडिंग में दे रहे हो, तो ये एक दंडनीय अपराध होता है। तो सेक्शन बीएनएस का 227 हमें बताता है मिथ्या साक्ष्य देना, कि जो कोई नंबर 1, अब देखो मैं नंबरिंग से इसलिए आपको बताती हूँ, की पॉइंट्स इसलिए बताती हूँ ताकि आपको एग्जाम तक चीजें याद रहे। एज इट इज आप इस लाइन को आज तो रट लोगे, कल तक याद रहेगी, लेकिन परसों आप फिर से भूल जाओगे। लेकिन अगर आप की पॉइंट्स याद करोगे, इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे, तो ये की पॉइंट्स लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेंगे। तो देखो क्या कहा, जो कोई शपथ द्वारा, अब कोई पर्सन कोर्ट के सामने ओथ ले रहा है, या नंबर 2 विधि के किसी स्पष्ट प्रावधान द्वारा सत्य कथन करने के लिए विधिक रूप से बाध्य है, कि ऐसा पर्सन जो ओथ ले रहा है, और दूसरी बात कि उसको सत्य बात करने के लिए बाउंड किया गया है, या नंबर 3 किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधिक रूप से बाध्य होते हुए कोई ऐसा कथन करता है जो मिथ्या है, मिथ्या का मतलब झूठा है, और नंबर 4 उसके बारे में वह जानता है या वो विश्वास करता है कि वह कथन मिथ्या है। अगर आप कोई चीज गुड फेथ में बोल रहे हो, तब शायद आपको पनिशमेंट ना मिले, लेकिन जानबूझ के आपको पता है कि ये चीज गलत है, उसके बावजूद भी आप उसके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हो। या नंबर 5 जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा। तो पहला की पॉइंट शपथ द्वारा, दूसरा की पॉइंट सत्य कथन करने के लिए बाध्य होते हुए, नेक्स्ट की पॉइंट उसके बारे में यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह झूठा है या सत्य होने का विश्वास नहीं करता। अगर ऐसी कोई बात, ऐसा कोई स्टेटमेंट आप करते हो, तो आपने मिथ्या साक्ष्य दिया है। जिसके बारे में आप जानते हो कि वो सही नहीं है, जिसके बारे में आप जानते हो कि वो झूठा है, उसके बावजूद भी आप वो स्टेटमेंट करते हो, तो आपने गिविंग फॉल्स एविडेंस किया है। उसके बाद देखो, हमें 2 स्पष्टीकरण बताए हैं। एक्सप्लेनेशन, लेजिस्लेचर ने हमें एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि इसका मतलब और आप क्या समझ सकते हो। जैसे कोई स्टेटमेंट, यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम कर रहे हैं वो मौखिक हो या अन्यथा, यहाँ पर आप ओरल भी दे सकते हो, यहाँ पर कोई बात आप रिटर्न में कोर्ट को लिख कर भी दे सकते हो। इस धारा के अंतर्गत आता है, चाहे ओरली बोलो चाहे रिटर्न में दो, दोनों स्टेटमेंट इसमें माने जाएंगे। सेकंड एक्सप्लेनेशन कहता है, ध्यान से सुनना धीरे धीरे, प्रमाणित करने वाले व्यक्ति। अब ये प्रमाणित करने वाला व्यक्ति कौन है?
जिसने शपथ ली है। देखो कोर्ट में जो हमें टीवीज में दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं कि गीता पे हाथ रखवा लिया, कुरान पे हाथ रखवा लिया, एक्चुअली प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता। जब भी कोर्ट में आपको एविडेंस देने के लिए बुलाया जाता है तब आपसे गीता पे हाथ नहीं रखवाया जाता, आपसे एक एफिडेविट शपथ पत्र लिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। अब जिसने शपथ पत्र दिया, मान लो मुझे कोर्ट में बुलाया, मैंने कोर्ट में एविडेंस दिया, तो मेरी एक एफिडेविट लगी, शपथ पत्र लगी, जिसमें मैंने सिग्नेचर किए। अब जैसे ही उस शपथ पत्र में मैंने सिग्नेचर कर दिए, इसका मतलब कि मैंने वो सर्टिफाइड कर दिया, मेरी तरफ से वो प्रमाणित कर दिया कि अब जो भी मैं कोर्ट में बात कह रही हूँ वो सही है। अब प्रमाणित करने वाला व्यक्ति कौन था? जिसने शपथ ली थी। कि करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है, और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं है। अब मैं अगर कोर्ट में ये कह रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ मुझे उसका विश्वास है कि यस वो सही है, लेकिन रियलिटी क्या है, मुझे वो विश्वास नहीं है, मुझे तो एक्चुअल में वो बात पता ही नहीं है, तब भी मैंने क्या किया है? फॉल्स एविडेंस किया है। या यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिसे वह जानता ही नहीं है। अब मैं कोर्ट को एविडेंस दे रही हूँ कि यस जो मैं बात ये बता रही हूँ मैं उसके बारे में जानती हूँ, लेकिन एक्चुअल में तो मैं उस बारे में जानती ही नहीं हूँ। जैसे कि मैंने कोर्ट को कहा कि यस ये घटना हुई थी, मैंने देखा था और मैं जानती हूँ इस बारे में, लेकिन ना तो मैंने घटना देखी ना ही मुझे घटना के बारे में पता, तो अब मैंने क्या किया है? फॉल्स एविडेंस दिए हैं, मिथ्या साक्ष्य दिए हैं। तो ये सारी बात मिथ्या साक्ष्य देने की दोषी हो सकेगा कि जो बात आप कह रहे हो मुझे विश्वास है, एक्चुअल में तो विश्वास है ही नहीं, आप कह रहे हो मैं जानता हूं, एक्चुअल में तो आप जानते ही नहीं हो। तो ये सारे पॉइंट्स भी किस में आते हैं? मिथ्या साक्ष्य में आते हैं। जैसे एक एग्जांपल, एक एक्स व्यक्ति था, एक्स व्यक्ति ने कोर्ट द्वारा विधि द्वारा सत्य कथन करने की शपथ लेकर बोला कि उसने कालू को दिल्ली शहर में लूटपाट करते देखा है, जबकि उस विषय में वह कुछ जानता ही नहीं था। तो इस मामले में कहा गया बुरा ने क्या किया है? झूठे एविडेंस दिए। आप कह रहे हो कि यस दिल्ली में लूटपाट हुई, मैंने देखी, एक्चुअल में तो आपने देखी नहीं, आप तो उस जगह पे थे ही नहीं, तो आपने क्या किया है? मिथ्या साक्ष्य दिया है। अब ये जो मिथ्या साक्ष्य हम पढ़ते हैं 227 बीएनएस में पढ़ते हैं जैसा कि यहाँ लिखा है, लेकिन आईपीसी में हम पढ़ते थे 191 में। तो साथ ही साथ आप इन सेक्शंस को कोरिलेट करके भी लिख सकते हो, बीएनएस के सेक्शन 227 के साथ आईपीसी सेक्शन 191 में हम पढ़ते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये बताया है मिथ्या साक्ष्य देना। सेकंड पॉइंट आपको मैं बताने वाली हूँ मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। देखो गढ़ना का मतलब है बनाना, मतलब वहां पे तो आप सिर्फ झूठी बात कह रहे थे जिसको आप जानते नहीं थे, जिसके बारे में आपको पता नहीं था। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? झूठे एविडेंस खुद बना रहे हो, किसी बुक में किसी रिकॉर्ड में झूठी एंट्री कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। ध्यान से देखो, जो कोई इस इंटेंशन से किसी परिस्थिति को, ऐसे सर्कमस्टेंसेस को अस्तित्व में लाता है या पैदा करता है कि किसी पुस्तक, किसी रिकॉर्ड या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई झूठी एंट्री करे, यहाँ पर कोई झूठी प्रविष्टि कर रहे हो, किन किन चीजों में कर सकते हो? किसी बुक में, किसी रिकॉर्ड में, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, जो मतलब कंप्यूटर में, पीसी में, इन जगहों पे कोई एक डाटा रखा हुआ है, उन डाटा में आप छेड़खानी करके कोई चीज ऐड कर देते हो, तो वो क्या होता है? फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। तो पहला इन्होंने कहा जो कोई, नंबर 1 ऐसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, या नंबर 2 किसी बुक, रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में झूठी एंट्री करता है, या नंबर 3 कोई डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है, कोई झूठे एविडेंस बना लिए, फेक डॉक्यूमेंट्स बना लिए जिसमें झूठा स्टेटमेंट होता है, जिसका इंटेंशन यह है कि ऐसी परिस्थिति, झूठी एंट्री, झूठा कथन किसी न्यायिक कार्यवाही में या किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने या किसी आर्बिट्रेशन के सामने विधि द्वारा की गई कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल हो सके। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? झूठे एविडेंस बनाना, ताकि कोर्ट के सामने कोई प्रोसीडिंग हो रही है, पब्लिक सर्वेंट के सामने हो रही है, आर्बिट्रेशन के सामने हो रही है,
उन झूठे स्टेटमेंट को, झूठी एंट्री को एज अ एविडेंस यूज किया जा सके। इसलिए इस इंटेंशन से आप क्या करते हो, झूठे एविडेंस बना रहे हो। तो सिंपल से अगर एक बात कहूं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना क्या होता है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस होते हैं। तो अगर आप ऐसी सर्कमस्टेंसेस को एग्जिस्टेंस में लाते हो, या किसी बुक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई झूठी एंट्री करते हो, या कोई ऐसा झूठा डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसके बारे में आपको पता है, जिसके बारे में आप ये चाहते हो कि वो किसी कोर्ट के सामने, पब्लिक सर्वेंट के सामने, आर्बिट्रेशन के सामने एज अ एविडेंस यूज किया जाए, तो आपने क्या किया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। बीएनएस का सेक्शन 228 में पढ़ते हैं, आईपीसी का सेक्शन 192 में पढ़ते हैं। तो इसके साथ कोरिलेट करके लिख लो, आईपीसी का सेक्शन 192। अब देखो नेक्स्ट कहता है और ऐसी परिस्थिति, झूठी एंट्री, झूठे स्टेटमेंट के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, मतलब कोर्ट के सामने जो एविडेंस आते हैं, कोर्ट उन एविडेंस के बेस पे ही अपना जजमेंट देता है, अपनी ओपिनियन बताता है। तो ऐसी परिस्थिति, झूठी एंट्री या झूठे स्टेटमेंट के कारण ऐसे पर्सन को जिसको ओपिनियन बनानी है, जजमेंट देना है, ऐसी कार्यवाही के परिणाम से संबंधित किसी बिंदु पर गलत राय बनाने का कारण बन सके, उसे मिथ्या साक्ष्य गणना कहा जाता है। कि आपके झूठे एविडेंस की वजह से कोई गलत जजमेंट हो जाता है, तब भी आपने क्या किया है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस किया है। जैसे लालू एक व्यापारी है, वह अपनी दुकान की बही में एक झूठी एंट्री इस इंटेंशन से करते हैं कि उस झूठी एंट्री को कोर्ट के साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल कर सके। लालू ने क्या किया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। तो झूठी एंट्री करना, चाहे बुक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, झूठे डॉक्यूमेंट बनाना, मिथ्या साक्ष्य में आते हैं, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में आते हैं। और इसके साथ मैंने आपको बताया बीएनएस का सेक्शन 228 और आईपीसी का सेक्शन 192। ये तो बात हुई कंसेप्ट की और बेयर एक्ट की। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गणना में क्या डिफरेंस है। देखिए, बीएनएस की धारा 227 में मिथ्या साक्ष्य देने के बारे में प्रावधान है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के बारे में बीएनएस की धारा 228 में प्रावधान है। अगर आप आईपीसी के लिए पढ़ रहे हो, आपके एग्जाम में आईपीसी आने वाला है, तो आप लिख सकते हो आईपीसी 191, आईपीसी 192। नेक्स्ट डिफरेंस बात करते हैं मिथ्या साक्ष्य उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, किस व्यक्ति द्वारा, जो शपथ पूर्वक विधि के किसी अन्य प्रावधान द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य है। क्योंकि झूठे एविडेंस किस व्यक्ति द्वारा दिए जा रहे हैं, जो शपथ लेकर सत्य बात करने के लिए आबद्ध है, जबकि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो यहाँ पर मिथ्या शपथ पूर्वक किसी प्रावधान द्वारा ऐसा करने के लिए वो पर्सन बाउंड होता है, और यहाँ पर बाउंडेशन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मिथ्या साक्ष्य किसी विधिक कार्यवाही के दौरान किया जाता है। मतलब झूठे एविडेंस आप कब कर रहे हो, जब कोई पर्टिकुलर जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, उस दौरान आप झूठे एविडेंस देते हो, जबकि इसमें न्यायिक कार्यवाही या विधिक कार्यवाही होना जरूरी नहीं है। मतलब इसमें सिर्फ आपने फेक डॉक्यूमेंट्स बना दिए, इतना ही इनफ है, जरूरी नहीं है कि अभी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में आए। लेकिन आपके फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर कोई जज झूठी राय, मतलब कोई ऐसी ओपिनियन दे देता है जिससे किसी पर्सन के राइट्स का वॉयलेशन हो जाता है, उसको लॉस होता है, तब आपको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मिथ्या साक्ष्य देना में कॉमन ऑब्जेक्ट होना पर्याप्त होता है, जबकि इसके अंतर्गत सामान्य आशय की बजाय विशेष आशय, पर्टिकुलर इंटेंशन होता है। तो इसमें बात कर रहे हैं फोर्थ में, इसमें कॉमन इंटेंशन होता है, और इसके अंदर पर्टिकुलर इंटेंशन की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिथ्या साक्ष्य देने में निर्णय देने वाले पर भ्रमपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब कोई आप कोर्ट में आके झूठे एविडेंस दे रहे हो, तो पर्टिकुलर सामने वाला ऑपोजिशन पार्टी ये क्लियर बता सकता है, एविडेंस दे सकता है कि ये जो बात कर रहा है वो झूठी है। तो जजमेंट देने वाले पर कोई ऐसा भ्रमपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसमें जजमेंट देने वाले पर भ्रमपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्यों?
क्योंकि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। अब कोर्ट के सामने फेक डॉक्यूमेंट्स आए, स्टार्टिंग में देखने पर तो नहीं पता चल रहा कि ये फेक है, वो तो जब दूसरी पार्टी आके बताएगी तभी पता चलता है। तो इसलिए इसमें जजमेंट देने वाले व्यक्ति पर भ्रमपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जबकि बाकी में नहीं पड़ता। तो ये कुछ डिफरेंस हम जो पढ़ते हैं मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गणना के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शंस आपको याद रखने हैं, मिथ्या साक्ष्य देना और गणना के बारे में। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो डिफरेंसेस है वो किन किन पॉइंट्स पे हमने बताया है, क्योंकि आपको डिफरेंसेस पॉइंट से ही याद रखने हैं कि ये डिफरेंसेस इस पॉइंट से बनता है। पहला डिफरेंस हमने बताया, पहला डिफरेंस है हमारा सेक्शन का, पहला धारा का बारे में बताएंगे। दूसरे व्यक्ति का हम बताएंगे कि ये शपथ पूर्वक बात करते हैं, इसमें जो व्यक्ति होता है शपथ पूर्वक उसकी बाध्यता होती है। इसमें विधिक कार्यवाही के बारे में बताएंगे कि जो मिथ्या साक्ष्य होता है वो विधिक कार्यवाही के दौरान किया जाता है। इसमें इंटेंशन की बात बताएंगे कि मिथ्या साक्ष्य देने में सामान्य आशय होता है, जबकि इसमें विशेष आशय की बात करता है। और इसमें भ्रमपूर्ण प्रभाव की बात करेंगे कि इसमें भ्रमपूर्ण प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस आपके मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गणना में आते हैं। जब क्वेश्चन आता है कि मिथ्या साक्ष्य देना क्या होता है एवं मिथ्या साक्ष्य गणना क्या है एवं इसमें अंतर बताइए, तो डायरेक्ट आपको अपना आंसर स्टार्ट करना है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 में मिथ्या साक्ष्य देने के बारे में प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, भारतीय न्याय संहिता की धारा 228 में मिथ्या साक्ष्य गणने के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक जुडिशरी में जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहां पर बीएनएस आता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एलएलबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस जिस भी स्टेट की जुडिशरी में बीएनएस आता है, अदर एग्जाम्स में आता है, वहां पर भी ये चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी है, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बस आपको एक ही काम करना होता है कि आपका एक पॉजिटिव कमेंट्स मुझे इतना मोटिवेट करता है कि हर चीज मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे है उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।